पैसा सिर्फ नोटों का ढेर नहीं होता। पैसा है फैसले, आदतें और सोच का आईना। कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं और कुछ ज्यादा कमाकर भी खाली रह जाते हैं। आखिर पैसा सच में कैसे काम करता है? गणित से ज्यादा मनोविज्ञान क्यों जरूरी है? आज हम समझेंगे वही गहरी सच्चाइयां मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। तो हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए। आप सुन रहे हैं किताब की कहानी विद्या की जुबानी, जहां हर एपिसोड आपको बनाता है एक कदम बेहतर। इस ऑडियो बुक में हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के खास विचारों को समझेंगे। ये किताब आपको जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं बताएगी, ये आपको सिखाएगी पैसे के साथ एक स्वस्थ और लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता कैसे बनाएं। आप जानेंगे कि कागज पर सही दिखने वाला फैसला हमेशा असल जिंदगी में सही नहीं होता। आप समझेंगे कि सफलता में भाग्य और जोखिम की भूमिका कितनी बड़ी होती है, और ये भी कि पैसा संभालना सब कुछ जानने से नहीं बल्कि कुछ अच्छी आदतों पर टिके रहने से आता है। इस ऑडियो बुक के अंत तक आप पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं समझेंगे, बल्कि उसे स्वतंत्रता और मन की शांति का साधन मानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, कोई पागल नहीं है। क्या आपने कभी किसी को पैसे खर्च करते देखकर सोचा है, ये क्या सोच रहे हैं? कोई अपनी आधी सैलरी एक महंगी कार पर खर्च कर देता है, कोई हर हफ्ते लॉटरी टिकट खरीदता है, और कोई बैंक में पैसा होने के बाद भी निवेश करने से डरता है। बाहर से ये सब पागलपन लगता है, लेकिन सच्चाई ये है, कोई पागल नहीं है। हर व्यक्ति पैसे के फैसले अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर लेता है। कल्पना कीजिए 2 बच्चों की। एक बच्चा उस दौर में बड़ा होता है जब उसके माता पिता नौकरी खो देते हैं, घर में पैसों की चिंता होती है और हर खर्च सोच समझकर करना पड़ता है। दूसरा बच्चा उस समय बड़ा होता है जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, शेयर बाजार ऊपर जा रहा है और परिवार आराम से छुट्टियां मना रहा है। 20 साल बाद ये दोनों लोग पैसे को बिल्कुल अलग तरीके से देखेंगे। एक के लिए पैसा सुरक्षा है, दूसरे के लिए पैसा मौका है। यही कारण है कि जो फैसला एक व्यक्ति को समझदारी लगता है, वही दूसरे को पागलपन लग सकता है। सच ये है कि लोग पैसे के फैसले सिर्फ तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं, डर और उम्मीदों से लेते हैं। इसीलिए कम आय वाला व्यक्ति लॉटरी टिकट खरीदता है। वो सिर्फ जुआ नहीं खेल रहा होता, वो कुछ पलों के लिए उम्मीद खरीद रहा होता है कि शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। पैसों की दुनिया में कोई पागल नहीं है। हर व्यक्ति बस अपनी जिंदगी के अनुभवों के आधार पर निर्णय ले रहा है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप न सिर्फ पैसे को बेहतर समझते हैं बल्कि लोगों को भी बेहतर समझने लगते हैं। अध्याय 2, भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। जरा कल्पना कीजिए, 2 लोग हैं, दोनों उतने ही मेहनती, उतने ही समझदार, लेकिन सालों बाद एक शख्स हवेली में रहता है और दूसरा दिवालिया हो जाता है। क्यों? सच्चाई ये है कि सफलता सिर्फ स्किल से नहीं आती और असफलता सिर्फ गलती से नहीं होती। पर्दे के पीछे 2 अदृश्य ताकतें काम करती हैं, भाग्य और जोखिम। उदाहरण के लिए हम सब बिल गेट्स को जानते हैं। वे प्रतिभाशाली थे, मेहनती थे, लेकिन एक और चीज थी, भाग्य। 1960 के दशक में जब ज्यादातर स्कूलों में कंप्यूटर का नाम भी नहीं था, उनकी स्कूल में कंप्यूटर था। दुनिया के लाखों छात्रों में से शायद सिर्फ कुछ 100 को ही ऐसी सुविधा मिली थी। यही मौका उन्हें कोडिंग सीखने और आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट बनाने तक ले गया। अब दूसरी तरफ उनके दोस्त केंट एवंस थे, उतने ही होशियार, उतने ही जुनूनी। दोनों का साथ में कंपनी बनाने का सपना था, लेकिन एक दिन पर्वतारोहण के दौरान एक हादसा हुआ और एवंस कभी वापस नहीं आए। 2 एक जैसे सपने, लेकिन 2 बिल्कुल अलग नतीजे। यही है भाग्य और जोखिम का खेल। इसी तरह 2008 की मंदी में एक अमीर बैंक अधिकारी रिचर्ड फ्यूसॉन ने सब कुछ खो दिया, और दूसरी तरफ रोनाल्ड रीड, जो एक साधारण गैस स्टेशन कर्मचारी थे, उन्होंने चुपचाप बचत और निवेश करके $8 मिलियन जोड़ लिए। इसलिए याद रखिए, हर सफलता पूरी तरह आपकी नहीं होती,
और हर असफलता पूरी तरह आपकी गलती भी नहीं होती। जैसा कि मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सफलता एक खराब शिक्षक है। ये स्मार्ट लोगों को ये विश्वास दिला देती है कि वे कभी हार नहीं सकते। इसलिए जब आप जीतें तो घमंड मत कीजिए, और जब हारें तो खुद को मत तोड़िए, क्योंकि कई बार ये आपकी क्षमता का नहीं, भाग्य और जोखिम की बारी का खेल होता है। अध्याय 3, कभी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। कल्पना कीजिए, आप सोफे पर आराम से बैठे हैं, बिल भरे हुए हैं, फ्रिज भरा है, बैंक में थोड़ी बचत भी है, सब ठीक है। लेकिन दिमाग पूछता है, क्या ये पर्याप्त है? समस्या ये है कि पर्याप्त अक्सर एक मृग तृष्णा की तरह होता है। जैसे ही आप उसके करीब पहुंचते हैं, लक्ष्य थोड़ा और आगे खिसक जाता है। इसका कारण है तुलना, कंपैरिजन। जैसे ही आपके पास पैसा और सफलता आती है, आप खुद की कंपैरिजन उन लोगों से करने लगते हैं जिनके पास आपसे ज्यादा है। एक सच्ची कहानी देखिए। रजत गुप्ता भारत से उठकर दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनी मैकिन्जी के सीईओ बने। नाम, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ था, लेकिन अरबपतियों के बीच बैठते बैठते उन्हें लगा, मैं अभी भी छोटा हूँ। और थोड़ा और पाने की जल्दी में उन्होंने अंदर की गोपनीय जानकारी शेयर कर दी। सच्चाई सामने आई, गिरफ्तारी हुई, जेल हुई और सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। किस लिए? थोड़ा और पाने के लिए। ऐसा ही कुछ बर्नी मैडॉफ के साथ हुआ। वो पहले से ही अमीर और सम्मानित थे, लेकिन उन्हें और चाहिए था। उन्होंने एक नकली निवेश योजना बनाई, और जब सच सामने आया तो उन्होंने अपना बाकी जीवन जेल में बिताया। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जो आपके पास है और जिसकी आपको जरूरत है, उसे उस चीज के लिए जोखिम में डालना जो आपके पास नहीं है और जिसकी जरूरत भी नहीं है, मूर्खता है। समस्या ये है कि तुलना की सीढ़ी कभी खत्म नहीं होती। $1 लाख कमाने वाला $2 लाख वाले से अपना कंपैरिजन करता है, करोड़पति अरबपति से, और अरबपति किसी और से। हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही जानना कि आपके लिए पर्याप्त क्या है, क्योंकि असली अमीरी सिर्फ ज्यादा पाने में नहीं है, बल्कि सही समय पर रुकना जानने में है। कभी कभी सबसे अमीर लोग वे नहीं होते जिनके पास सबसे ज्यादा होता है, बल्कि वे होते हैं जो जानते हैं, मेरे लिए अब इतना ही पर्याप्त है। अध्याय 4, हैरान कर देने वाली चक्रवृद्धि, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि अमीर बनने की सबसे बड़ी ताकत क्या है, बड़ी सैलरी, शानदार निवेश योजना या कोई बड़ा बिजनेस आइडिया, सच ये है, इनमें से कोई भी नहीं। सबसे शक्तिशाली ताकत है चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग। ये चमकदार नहीं है, रोमांचक नहीं है, बल्कि थोड़ा उबाऊ है। लेकिन यही उबाऊ ताकत समय के साथ जादू करती है। इसको समझने के लिए एक नाम याद कीजिए, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं, लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ उनकी बुद्धिमत्ता नहीं है, बल्कि समय है। उन्होंने लगभग 10 साल की उम्र से निवेश शुरू किया और दशकों तक अपने पैसे को बढ़ने दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी कुल संपत्ति का 90% से ज्यादा हिस्सा 65 साल की उम्र के बाद बना। क्यों? क्योंकि तब तक चक्रवृद्धि ने गति पकड़ ली थी। चक्रवृद्धि को ऐसे समझिए जैसे एक बर्फ का गोला, स्नोबॉल, पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा हो। शुरुआत में वो छोटा होता है, धीरे चलता है, लगता है कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वो और बर्फ इकट्ठा करता जाता है और अंत में वो बहुत बड़ा हो जाता है। पैसा भी बिल्कुल ऐसे ही बढ़ता है। पहले थोड़ा ब्याज मिलता है, फिर उस ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगता है, और धीरे धीरे ये वृद्धि इतनी बड़ी हो जाती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इंतजार नहीं कर पाते। वे कुछ साल बचत करते हैं और जब तुरंत बड़ा परिणाम नहीं दिखता तो वे बीच में ही हार मान लेते हैं। आज की दुनिया में सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत परिणाम। लेकिन चक्रवृद्धि को जल्दी नहीं होती, वो धीरे चलती है पर बहुत दूर तक जाती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है, संपत्ति बनाने की असली ताकत पैसा नहीं बल्कि समय और धैर्य है। आपको अरबपति होने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी शुरुआत करें, नियमित रहें और लंबे समय तक खेल में बनी रहें।
क्योंकि चक्रवृद्धि का जादू उन लोगों के लिए काम करता है जो धैर्य रखते हैं और हार नहीं मानते। अध्याय 5, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। एक सवाल सोचिए, ज्यादा मुश्किल क्या है, अमीर बनना या अमीर बने रहना? पहली नजर में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन सच ये है कि ये दो अलग अलग खेल हैं। अमीर बनने का खेल साहस का खेल है। यहाँ आपको बड़ा सोचना पड़ता है, नए मौके पकड़ने पड़ते हैं और कभी-कभी बड़ी जोखिम भी लेने पड़ते हैं। आप नए आइडिया पर भरोसा करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं और उन अवसरों को हाँ कहते हैं जिनसे ज्यादातर लोग डरकर दूर हो जाते हैं। लेकिन अमीर बने रहने का खेल अलग है। अब ये तेज दौड़ने का नहीं, संभल कर चलने का खेल है। अब सवाल ये नहीं होता कि आप और कितना कमा सकते हैं, सवाल ये होता है जो कमा लिया है उसे कैसे बचा कर रखें। इसे पोकर के खेल की तरह समझिए। शुरुआत में आपके पास कम चिप्स होते हैं, आप बड़े दांव लगाते हैं, जोखिम लेते हैं, क्योंकि खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन जब आपके सामने चिप्स का बड़ा ढेर हो जाए, तो क्या आप हर बार ऑल इन जाएंगे? नहीं, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। यही फर्क है अमीर बनने और अमीर बने रहने के खेल में। इसका एक बड़ा उदाहरण है प्रसिद्ध स्टॉक ट्रेडर जेसी लिवरमोर। 1929 की बड़ी बाजार गिरावट के समय उन्होंने सही दांव लगाकर बहुत बड़ी दौलत कमाई। वे एक समय वॉल स्ट्रीट के हीरो थे, लेकिन उन्होंने एक गलती की। वे रुके नहीं, उन्होंने लगातार बड़े बड़े जोखिम लिए और आखिरकार उन्होंने सब कुछ खो दिया। यही खतरा है जब आप नहीं समझते कि कब कमाने से बचाने की रणनीति पर आना है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अमीर बने रहने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, मितव्ययिता, फ्रुगैलिटी, अपनी कमाई से कम खर्च करना। भले ही आप ज्यादा खर्च कर सकते हो, फिर भी सादगी से जीना। दूसरी, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, ये समझना कि आप अजेय नहीं हैं, आज किस्मत साथ है, कल नहीं भी हो सकती। तीसरी, स्वस्थ डर, हेल्दी फियर, ऐसा डर जो आपको रोकता नहीं लेकिन आपको संभल कर चलना सिखाता है। क्योंकि सच ये है, आप सालों में दौलत बना सकते हैं, लेकिन एक गलत फैसले में मिनटों में खो सकते हैं। इस अध्याय का बड़ा सबक है, अमीर बनना और अमीर बने रहना 2 अलग खेल हैं। अमीर बनने के लिए हिम्मत चाहिए, अमीर बने रहने के लिए समझदारी। और असली सफलता तब है जब आप दोनों खेल संतुलन के साथ खेलना सीख जाते हैं। अध्याय 6, चित, हेड्स, टेल्स और बड़ी जीत। कल्पना कीजिए, आप बार बार एक सिक्का उछाल रहे हैं। चित, 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 लगातार हार, और फिर अचानक टेल्स, एक जीत जो सब कुछ बदल देती है। यही इस अध्याय का सार है। जब हम किसी सफल इंसान को देखते हैं तो हमें उसकी एक बड़ी जीत दिखती है, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई सैकड़ों असफल कोशिशें हमें दिखाई नहीं देती। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सफल होने के लिए हर बार सही होना जरूरी नहीं है, बस कभी-कभी बहुत सही होना जरूरी है। सच्चाई ये है कि ज्यादातर बिजनेस फेल हो जाते हैं, ज्यादातर निवेश साधारण रहते हैं और ज्यादातर आइडिया कभी सफल नहीं होते। लेकिन कभी-कभी एक आइडिया काम कर जाता है और वही सबकी भरपाई कर देता है। इसी ही हाउसल टेल इवेंट कहते हैं। दुर्लभ घटना, लेकिन जब होती है तो पूरा खेल बदल देती है। जैसे एप्पल की कहानी, कंपनी ने सालों में सैकड़ों प्रोडक्ट बनाए, कई ठीक चले, कई पूरी तरह असफल रहे, लेकिन फिर आया आईफोन और उसी एक प्रोडक्ट ने कंपनी का भविष्य बदल दिया। यही टेल इवेंट की ताकत है। ये सिर्फ कंपनियों में नहीं, हमारी जिंदगी में भी होता है। कभी एक दोस्त आपकी सोच बदल देता है, एक नौकरी आपका करियर बदल देती है, या एक फैसला आपकी जीवन की दिशा बदल देती है। हो सकता है आपकी 95% कोशिशें काम ना करें, लेकिन वो 5% आपकी पूरी कहानी बदल सकती हैं। लोग जल्दी हार क्यों मान लेते हैं? क्योंकि वे 2-3 असफलताओं के बाद सोच लेते हैं, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। लेकिन सफल लोग अलग होते हैं। वे
कोशिश करते रहते हैं जब तक कि उनका टील इवेंट नहीं आ जाता। जैसे माइकल जॉर्डन, उन्होंने हजारों शॉट मिस किए, कई गेम हारे, कई बार निर्णायक शॉट भी चूक गए, फिर भी वे इतिहास के महान खिलाड़ी बने। क्यों? क्योंकि वे खेल में बने रहे। इस अध्याय का बड़ा सबक है, आपको हर बार जीतने की जरूरत नहीं है, हर कोशिश सफल नहीं होगी, लेकिन अगर आप खेल में बने रहते हैं तो एक दिन आपकी बड़ी जीत जरूर आएगी। क्योंकि कभी कभी बस एक सही मौका पूरी जिंदगी बदल देता है। अध्याय 7, स्वतंत्रता, फ्रीडम। कल्पना कीजिए, सुबह आपकी आंख तब खुलती है जब आपका शरीर कहता है अब उठने का समय है, न कि अलार्म घड़ी। कोई जल्दी नहीं, आराम से नाश्ता, थोड़ा टहलना, परिवार के साथ समय, शायद किताब पढ़ना। और सबसे अच्छी बात, आपके दिन का मालिक कोई और नहीं है। यही है स्वतंत्रता। लेकिन सच में ज्यादातर लोगों की सुबह कैसी होती है? अलार्म, जल्दी जल्दी तैयार होना, ट्रैफिक, और ऐसा दिन जो आपका अपना लगता ही नहीं। यही फर्क इस अध्याय की कहानी है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा सबसे कीमती चीज जो खरीद सकता है वो महंगी चीजें नहीं, बल्कि नियंत्रण है। वो ताकत कि आप कह सकें, मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, जब चाहता हूं और जिसके साथ चाहता हूं। यही असली संपत्ति है, अपने समय पर नियंत्रण। लोग जल्दी रिटायर होने का सपना क्यों देखते हैं? लोग अपना खुद का काम क्यों शुरू करना चाहते हैं? क्योंकि वे सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं चाहते, वे अपने दिन का मालिक बनना चाहते हैं। जरा सोचिए, एक व्यक्ति साल में $5 लाख कमाता है, लेकिन 80 घंटे काम करता है और छुट्टी में भी ईमेल चेक करता है। दूसरा व्यक्ति $50,000 कमाता है, सप्ताह में 30 घंटे काम करता है और अपने बच्चों के साथ समय बिताता है। अब सवाल है, वास्तव में अमीर कौन है? क्योंकि असली संपत्ति सिर्फ पैसे से नहीं मापी जाती, ये उस समय से मापी जाती है जिस पर आपका नियंत्रण होता है। इस अध्याय का बड़ा संदेश बहुत सरल है। पैसे का असली लक्ष्य अमीर दिखना नहीं है, पैसे का असली लक्ष्य है स्वतंत्रता। वो स्वतंत्रता कि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। अध्याय 8, कार वाले व्यक्ति का विरोधाभास। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर चलते हैं और अचानक एक चमकदार लग्जरी कार आपके पास से गुजरती है। एक पल के लिए आप सोचते हैं, वाह, कितना सफल आदमी होगा। लेकिन सच में उस पल आपके मन में क्या आता है? अक्सर ये, काश मैं उस कार को चला पाता। यही है कार वाले व्यक्ति का विरोधाभास। हम सोचते हैं कि लोग हमें हमारी महंगी चीजों के लिए सराहेंगे, लेकिन असल में लोग हमारी नहीं, उस चीज की प्रशंसा करते हैं। जब कोई फरारी देखता है, वो ड्राइवर के बारे में नहीं सोचता, वो खुद को उस सीट पर कल्पना करता है। यही वजह है कि कई लोग महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं ताकि लोग उन्हें सफल समझें। लेकिन सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग आपके बारे में उतना सोचते ही नहीं। वे अपने जीवन, अपनी समस्याओं और अपने सपनों में ही व्यस्त रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी यही होता है। हम अपनी छुट्टियां, महंगे सामान या लाइफस्टाइल की तस्वीरें डालते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं? वे बस स्क्रॉल करते हैं और सोचते हैं, काश मेरे पास भी ये होता। इसलिए मॉर्गन हमें एक सरल सच्चाई बताते हैं, असली सम्मान चीजों से नहीं मिलता, असली सम्मान आपके व्यवहार से मिलता है, दयालुता से, विनम्रता से और इस बात से कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस अध्याय का बड़ा सबक, अगर आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो चीजें दिखाने की कोशिश मत कीजिए, ऐसा इंसान बनने की कोशिश कीजिए जिसका सम्मान अपने आप हो। अध्याय 0, संपत्ति वो है जो आप नहीं देखते। कल्पना कीजिए, आप किसी को बड़ी हवेली, लग्जरी कार और महंगी घड़ी के साथ देखते हैं। पहला ख्याल आता है, वाह, कितना अमीर होगा। लेकिन यहां एक दिलचस्प सच्चाई है, वे चीजें संपत्ति नहीं दिखाती,
वे सिर्फ ये दिखाती हैं कि कितना पैसा खर्च किया गया है। असल संपत्ति वो है जो दिखती ही नहीं। सोचिए, कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए की कार खरीदता है। लोग उसकी चमक देखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो पैसा अब खर्च हो चुका है, वो अब बढ़ नहीं रहा। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति साधारण कार चलाता है, लेकिन चुपचाप हर महीने निवेश करता है। बाहर से वो साधारण लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी संपत्ति धीरे धीरे बढ़ रही होती है। यही फर्क है अमीरी और संपत्ति में। अमीरी दिखती है, संपत्ति छुपी रहती है। इस अध्याय का बड़ा सबक है, संपत्ति वो नहीं है जो आप खरीदते हैं, संपत्ति वो है जो आप बचाते हैं और बढ़ाते हैं। क्योंकि असली ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि उन शांत फैसलों में होती है जो आपके भविष्य को सुरक्षित बनाते हैं। अध्याय 10, पैसे बचाएं। क्या आपने कभी किसी खास चीज के लिए पैसे बचाए और फिर वो पैसे किसी और काम में खर्च हो गए? तब मन में सवाल आता है, अगर पैसा इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो बचत करने का क्या फायदा? लेकिन मॉर्गन कहते हैं, बचत का असली उद्देश्य हमेशा खर्च करना नहीं होता, बल्कि खुद को विकल्प देना होता है। जीवन एक तय स्क्रिप्ट की तरह नहीं चलता। कभी अचानक नौकरी चली जाती है, कभी कोई अनपेक्षित मौका सामने आ जाता है, और कभी कोई मुश्किल दरवाजे पर खड़ी होती है। ऐसे समय में अगर आपके पास बचत है तो आप घबराती नहीं, आप उधार नहीं ढूंढते, आप बस शांत होकर सही फैसला ले सकते हैं। यही बचत की असली ताकत है। ये आपको लचीलापन देती है, समय देती है और जीवन पर नियंत्रण देती है। इसलिए याद रखें, बचत केवल किसी लक्ष्य के लिए नहीं होती, कभी-कभी ये सिर्फ ये भरोसा देने के लिए होती है कि जो भी आएगा आप संभाल लेंगे। इस अध्याय का बड़ा सबक है, पैसे तब भी बचाइए जब कोई खास कारण ना हो, क्योंकि बचत आपको विकल्प, सुरक्षा और मन की शांति देती है। अध्याय 11, उचित तर्कसंगत। कभी आपने ऐसा फैसला लिया है जो गणित के हिसाब से सही नहीं था, लेकिन दिल को सही लगा? जैसे कम ब्याज वाला लोन जल्दी चुका देना या थोड़ा ज्यादा पैसा बचत में रखना, जबकि लोग कहते हैं इसे निवेश करो। मॉर्गन कहते हैं, पैसों के मामले में हमेशा तर्कसंगत होना जरूरी नहीं, उचित होना ज्यादा जरूरी है। तर्कसंगत सोच कहती है, जहां ज्यादा रिटर्न मिले वही करो। लेकिन जिंदगी केवल गणित नहीं है। हम इंसान हैं, हमारी भावनाएं हैं, डर हैं और मन की शांति की जरूरत है। मान लीजिए आपके ऊपर एक होम लोन है। कागज पर सबसे तर्कसंगत फैसला होगा उस पैसे को निवेश करना और लोन धीरे धीरे चुकाना। लेकिन अगर वो लोन आपको रात भर जगाए रखता है, तो उसे जल्दी चुका देना लॉजिकली गलत नहीं, बल्कि आपके लिए सही हो सकता है। असल में सबसे अच्छी वित्तीय योजना वो नहीं होती जो स्प्रेडशीट में परफेक्ट दिखती है, बल्कि वो होती है जिस पर आप सालों तक टिके रह सकें। क्योंकि एक परफेक्ट योजना जिसे आप छोड़ दें बेकार है, लेकिन एक काफी अच्छी योजना जिसे आप लगातार निभाते रहें वही आपको आगे ले जाती है। इसी सरल भाषा में समझें, पैसे के फैसलों में हमेशा परफेक्ट मत बनिए। ऐसा फैसला लीजिए जो आपको शांति दे और जिस पर आप लंबे समय तक टिक सकें। अध्याय 12, आश्चर्य। मॉर्गन कहते हैं, पैसों की दुनिया में सबसे बड़ी घटनाएं वे नहीं होती जिनकी हम योजना बनाते हैं, बल्कि वे होती हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। सोचिए, 2007 में सब कुछ ठीक लग रहा था, घर के दाम बढ़ रहे थे, लोग अमीर महसूस कर रहे थे। फिर अचानक 2008 का वित्तीय संकट आया और देखते ही देखते बाजार गिर गए, नौकरियां चली गईं, योजनाएं टूट गईं। फिर दुनिया ने कोविड-19 देखा। एक दिन सब सामान्य और अगले दिन लॉकडाउन, डर और अनिश्चितता। इतिहास हमें यही सिखाता है, दुनिया को अक्सर दुर्लभ और बड़ी घटनाएं, टेल इवेंट्स बदल देती हैं। इसलिए समस्या भविष्य को भविष्यवाणी करने की नहीं है, समस्या है उसके लिए तैयार रहने की। अगर आपकी वित्तीय योजना तभी काम करती है जब सब कुछ सामान्य हो, तो वो योजना मजबूत नहीं है। समझदारी ये है कि अपनी जिंदगी और पैसों की योजना में लचीलापन और सुरक्षा का स्थान रखें। आखिर में सबसे बड़ा सच यही है, भविष्य को पूरी तरह जानना असंभव है, लेकिन अगर आपकी योजना में आश्चर्यों के लिए जगह है, तो कोई भी झटका आपको पूरी तरह नहीं गिरा पाएगा। अध्याय 13, गलती के लिए जगह।
मॉर्गन एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात कहते हैं। सफल लोग भविष्य की सही भविष्यवाणी नहीं करते, वे बस अपनी योजनाओं में गलती के लिए जगह छोड़ते हैं। मान लीजिए आप फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं। आप ठीक समय पर घर से निकलते हैं, सब कुछ सही लगता है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक लग जाता है और आप फ्लाइट मिस कर देते हैं। गलती आपकी नहीं थी, गलती ये थी कि आपकी योजना में किसी भी समस्या के लिए जगह नहीं थी। पैसों के साथ भी यही होता है। अगर आपका बजट, बचत या निवेश योजना तभी काम करती है जब सब कुछ बिल्कुल सही चले, तो एक छोटी सी समस्या पूरी व्यवस्था को गिरा सकती है। इसलिए समझदार लोग हमेशा सुरक्षित मार्जिन रखते हैं। थोड़ी अतिरिक्त बचत, आपातकालीन फंड या अपने साधनों से कम खर्च करना। ये चमकदार नहीं लगता, लेकिन जब जीवन अचानक मोड़ लेता है, यही सुरक्षित मार्जिन आपको गिरने से बचाता है। आखिर में सबसे बड़ा सच यही है, जीवन में सबसे सुरक्षित योजना वो नहीं होती जो परफेक्ट हो, बल्कि वो होती है जिसमें गलती और आश्चर्य के लिए जगह हो। अध्याय 14, आप बदल जाएंगे। मॉर्गन कहते हैं, सबसे बड़ा सच ये है कि समय के साथ हम सब बदलते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपनी पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट देखकर सोचा है, मैं उस समय ऐसा कैसे सोचता था? 5 साल पहले की अपनी आप को याद कीजिए। आपकी पसंद अलग थी, आपके सपने अलग थे और सफलता की आपकी परिभाषा भी शायद अलग थी। लेकिन हम अक्सर एक गलती करते हैं। हम आज के अपने विचारों के आधार पर 10-20 साल की योजनाएं बना लेते हैं, जैसे हम कभी बदलेंगे ही नहीं। मान लीजिए आज आपको लगता है कि भविष्य में आपको बड़ा घर, लग्जरी कार और महंगी लाइफस्टाइल चाहिए। लेकिन हो सकता है 20 साल बाद आपको सिर्फ शांति, समय और सरल जीवन चाहिए। अगर आपकी सारी योजनाएं आज की सोच पर बनी हैं, तो भविष्य का आप उनमें फंसा हुआ महसूस कर सकता है। इसलिए हाउज़ल कहते हैं, योजना बनाइए लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। ऐसी योजना बनाइए जो आपको दिशा बदलने, मन बदलने और जीवन के साथ विकसित होने की आजादी दे। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है, लोग बदलते हैं और ये स्वाभाविक है। इसलिए अपनी वित्तीय योजना को मजबूत रखें, लेकिन इतना कठोर नहीं कि वो आपके बदलते जीवन को जगह ही ना दे। अध्याय 15, कुछ भी मुफ्त नहीं है। मॉर्गन कहते हैं कि सफलता कभी मुफ्त नहीं मिलती, बस उसकी कीमत हमेशा पैसों में नहीं होती। कल्पना कीजिए, आपने शेयर बाजार में निवेश किया है। शुरू में सब ठीक लगता है, लेकिन अचानक बाजार गिरने लगता है। पोर्टफोलियो लाल दिखता है, रातों की नींद उड़ जाती है और मन में सवाल आता है, क्या ये सच में इसके लायक है? यही असली कीमत शुरू होती है। निवेश की कीमत सिर्फ पैसा नहीं है, ये धैर्य, इंतजार, डर और अनिश्चितता सहने की क्षमता है। जब बाजार गिरता है और बाकी लोग घबरा रहे होते हैं, तब शांत रहना ही असली भुगतान होता है। हाउज़ेल कहते हैं, इसे जुर्माना नहीं, फीस समझिए। जुर्माना सजा होता है, लेकिन फीस वो होती है जो आप किसी मूल्यवान चीज के लिए देते हैं। शेयर बाजार की अस्थिरता भी वैसी ही फीस है। ये बताती है कि आप खेल में हैं और लंबी दौड़ के इनाम के लिए कीमत चुका रहे हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है, जीवन में कुछ भी फ्री नहीं होता। सफलता की भी कीमत होती है, अक्सर भावनात्मक। अगर आप धैर्य, डर और इंतजार की इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं, तो लंबे समय का इनाम सच में इसके लायक होता है। अध्याय 16, आप और मैं। मॉर्गन कहते हैं कि पैसे की दुनिया में एक बहुत बड़ा सच है, हर व्यक्ति अलग अलग खेल खेल रहा है। सोचिए, बाजार गिरता है, कोई घबराकर सब कुछ बेच देता है और कोई आराम से कॉफी पीते हुए निवेश करता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों के लक्ष्य, समय और नियम अलग होते हैं। कोई जल्दी पैसा कमाने आया है, कोई 30 साल के लिए निवेश कर रहा है। समस्या तब शुरू होती है जब हम दूसरों की दौड़ देखकर अपनी गति बदल देते हैं। इसे मैराथन की तरह समझिए। आप अपनी योजना से दौड़ रहे हैं, लेकिन अचानक कोई आपसे आगे निकल जाता है। अगर आप उसे पकड़ने के लिए तेज दौड़ने लगी, तो हो सकता है आप बीच रास्ते में ही थक जाएं,
क्योंकि शायद वो पूरी मैराथन नहीं, सिर्फ छोटी दौड़ दौड़ रहा हो। सोशल मीडिया इस भ्रम को और बढ़ा देता है। किसी की बड़ी कमाई, नई कार या जल्दी रिटायरमेंट देखकर लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, लेकिन हमें उनके जोखिम, कर्ज और असफलताएं दिखाई नहीं देती। इस अध्याय की सीख: दूसरों की सफलता देखकर अपनी योजना मत बदलें। पहले ये समझें, क्या हम वही खेल खेल भी रहे हैं? क्योंकि असली जीत तब होती है जब आप दूसरों की नहीं, अपनी दौड़ जीतते हैं। अध्याय 17: निराशावाद का मोह। मॉर्गन बताती हैं कि इंसानों को बुरी खबरें अच्छी खबरों से ज्यादा आकर्षित करती हैं। मान लीजिए 2 खबरें आती हैं। पहली, बाजार धीरे धीरे बढ़ेगा। दूसरी, बड़ा क्रैश आने वाला है, संभल जाओ। अधिकतर लोग दूसरी खबर पर तुरंत ध्यान देते हैं, क्योंकि डर हमारी भावनाओं को जल्दी पकड़ लेता है। लेकिन अगर इतिहास देखें तो सच्चाई अलग है। दुनिया ने युद्ध, मंदी और संकट देखे हैं, फिर भी समय के साथ तकनीक बढ़ी, जीवन स्तर बेहतर हुआ और बाजार आगे बढ़ती रही। फिर भी निराशावाद समझदार क्यों लगता है? क्योंकि जब कोई खतरे की बात करता है तो वो सतर्क और बुद्धिमान लगता है, और जो भविष्य के बारे में आशावादी होता है वो अक्सर भोला समझा जाता है। लेकिन लंबे समय में धन उन लोगों ने बनाया है जो डर के बीच भी धैर्य रखते हैं। वे बाजार गिरने पर घबराकर भागते नहीं, बल्कि शांत रहकर अपनी योजना पर टिके रहते हैं। इस अध्याय की सीख: डर को समझना जरूरी है, लेकिन उसे अपने फैसलों का मालिक मत बनने दीजिए। क्योंकि इतिहास बताता है, रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन समय के साथ प्रगति आगे ही बढ़ती है। अध्याय 18: जब आप किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। हम पैसे के मामलों में अक्सर तथ्यों से ज्यादा कहानियों पर भरोसा कर लेते हैं। जब हम सुनते हैं कि किसी ने शेयर बाजार, क्रिप्टो या किसी निवेश से अचानक बहुत पैसा कमा लिया, तो वो कहानी हमें सच लगने लगती है। लेकिन हम अक्सर सफलता की पूरी कहानी नहीं देखते। हम सिर्फ परिणाम देखते हैं, संघर्ष, जोखिम और किस्मत को नहीं। यही कारण है कि एक ही घटना से लोग अलग-अलग निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे 2008 के वित्तीय संकट में कुछ लोगों ने पैसा खोकर निवेश से डरना सीख लिया, जबकि कुछ ने धैर्य रखकर बाद में लाभ कमाया। सच्चाई ये है कि अच्छी कहानी हमेशा अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं होती। इसलिए किसी भी वित्तीय फैसले से पहले ये पूछना जरूरी है, क्या मैं इस पर इसलिए भरोसा कर रहा हूँ क्योंकि ये सच है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कहानी अच्छी लगती है? सबसे बड़ा सबक: कहानियां प्रेरित करती हैं, लेकिन सही फैसले तथ्य, धैर्य और अपनी परिस्थिति की समझ से लिए जाते हैं। अध्याय 19: अब सब एक साथ, ऑल टुगेदर नाउ। अगर आप इस किताब के अंत तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ पैसा कमाने नहीं, बल्कि पैसे की असली मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ गणित नहीं है, ये आदतों, भावनाओं, डर, धैर्य और जीवन के फैसलों का मिश्रण है। जैसे डॉक्टर हर मरीज के लिए अलग इलाज चुनते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति की आर्थिक यात्रा भी अलग होती है। इसलिए कोई एक नियम सब पर लागू नहीं होता, लेकिन कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो हर किसी की मदद कर सकते हैं। जैसे विनम्र रहना, दिखावे से बचना, धैर्य रखना, समय को काम करने देना और सुरक्षा के लिए बचत करना। सबसे बड़ी समझ ये है कि असली अमीरी वो है जो आपको स्वतंत्रता देती है, अपने समय पर नियंत्रण, मन की शांति और अपनी तरीके से जीवन जीने की क्षमता। आखिर में पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, पैसा विकल्प है, समय है, शांति है और स्वतंत्रता है। अध्याय 20: स्वीकारोक्ति, कन्फेशंस। मॉर्गन हाउसल के लिए अमीरी का मतलब बड़ी चीजें खरीदना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता पाना है, अपनी समय पर नियंत्रण और बिना डर के फैसले लेने की आजादी। इसलिए उन्होंने अपने घर का कर्ज जल्दी चुका दिया, कुछ पैसा नकद रखा और सरल इंडेक्स फंड में निवेश करना चुना, क्योंकि इससे उन्हें मन की शांति मिलती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सबसे अच्छी वित्तीय योजना वही है जो आपको सुरक्षित और शांत महसूस कराए। आखिरकार पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, ये स्वतंत्रता, विकल्प और मन की शांति देने का साधन है।
अगर आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ये यात्रा पसंद आई हो और आपने इससे पैसे, धैर्य और सोच के बारे में कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम किताबों की सीख को जिंदगी में उतारना सीखते हैं। ऐसी ही और प्रेरणादायक किताबों की कहानियों के लिए जुड़े रहिए किताब की कहानी विद्या की जुबानी के साथ। मैं हूं विद्या, फिर मिलेंगे एक नई किताब, नई सीख और नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, पैसा सिर्फ कमाना नहीं, उसे समझना भी उतना ही जरूरी है। धन्यवाद।